जैसा कि हमारे पास आ चुका है वीडियो नंबर 47 है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को समझिए। मैं कंटिन्यू एएनएम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तरह-तरह के प्रश्न ला रहा हूँ, तो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। आज भी मैं एमसीक्यू लाया हूँ, टॉप क्लास के एमसीक्यू है, जहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सारे ग्रुप में आप लोग शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले डॉट्स में टीबी का निदान किस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है? यानी डॉट्स में टीबी का जो डायग्नोसिस होता है किस रिपोर्ट के आधार पर डॉट्स जो है शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं डॉट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डॉट्स होता है। यह डॉट्स थेरेपी होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो दिए जाते हैं मरीज को, टीबी वाले को। तो ये कब दिए जाते हैं? तो जब मरीज के चेस्ट का एक्सरे और बलगम का रिपोर्ट जब आ जाता है, जब पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है मरीज कि हाँ एक्सरे से और बलगम से दोनों से पॉजिटिव है, तो डॉट्स थेरेपी चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डॉट्स श्रेणी, डॉट्स कैटेगरी में कौन कौन से रोगी आते हैं। यानी डॉट्स में कौन कौन से रोगी जो है आपको कैटेगरी 1 में आते हैं। तो पुनरावृत्ति के मामले, यानी बार बार जो है टीबी पॉजिटिव होना, ठीक हो जाना, फिर से हो जाना, ठीक हो जाना, फिर से हो जाना, तो पुनरावृत्ति के मामले वाले भी कैटेगरी 1 में आते हैं। नए बलगम स्मीयर पॉजिटिव वाले भी जो है कैटेगरी 1 में आते हैं। बलगम निगेटिव लेकिन गंभीर नहीं है, वो भी कैटेगरी 1 में आते हैं। तो जो कैटेगरी 1 में होते हैं पुनरावृत्ति वाले होते हैं, रिपीटेशन वाले होते हैं, नए पॉजिटिव होते हैं बलगम जिनका वो होते हैं, बलगम निगेटिव लेकिन गंभीर नहीं है उनका होता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी जो है इसमें आएंगे। ओके, आगे है डॉट्स श्रेणी कैटेगरी। डॉट्स के कैटेगरी 2 में कौन कौन से रोगी आते हैं? तो डॉट्स कैटेगरी में, कैटेगरी 2 में कौन कौन से आते हैं? तो पुनरावृत्ति के मामले वाले, उपचार के बाद फिर से पॉजिटिव केस, फेलुअर केस, इन सब जो है कैटेगरी 2 में आते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, कैटेगरी 2 पूछेगा तो सीधा सीधा ध्यान में लाइएगा कि कहीं ना कहीं कैटेगरी 2 में वो सब आते हैं जो बार बार जो है इनका रिजल्ट फेल हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, समझ गए। जो उपचार चल रहा है वो फेलुअर हो जा रहा है, तो फेलुअर, रिपीटेशन, ठीक होने के बाद फिर से हो जाना, तो ये जो है कैटेगरी 2 में आएगा। समझ गए? तो समझ गए। चलिए अब यहाँ पे डॉट्स श्रेणी 1 में कौन कौन से रोगी आते हैं? तो डॉट्स कैटेगरी 1 में कौन कौन से जो है रोगी आते हैं? नए केस वाले आते हैं, बलगम पॉजिटिव नया केस वाले आते हैं, गंभीर एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस वाले आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ भी जो है डॉट्स 1 में इन सारे रोगी आते हैं, बात को समझ लीजिए। आगे जब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो आगे है डॉट्स कैटेगरी 1 इंटेंसिव फेज में दवा क्या दी जाती है? तो डॉट्स के कैटेगरी 1 में जो मरीज कैटेगरी 1 के होते हैं उनको इंटेंसिव फेज में जो दवा दिए जाते हैं ये 2 महीना को बताता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है यह दवाई के संक्षिप्त है। ठीक है, +1, प्लस का मतलब होता है कि अगर मान गए 2 महीने ट्रीटमेंट चला, लगातार दवाई चला और वह जो है ठीक नहीं हुआ, तो पुनः 1 महीने जो है ये और चलता है। समझ गए? तो यही होता है। अब 2 मतलब 2 महीना हो गया, और H का मतलब होता है आइसोनिजाइड, R का मतलब रिफाम्सिन, Z का मतलब क्या होता है? आइसोनिजाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, E का मतलब इथाम्बुटोल और S का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये दवाई होती हैं जो पांचों दवाई चलती हैं 2 मंथ तक लगातार, और अगर फिर भी रिपोर्ट निगेटिव नहीं होता है तो उसके अतिरिक्त 1 महीना ये 4 दवाई चलता है। ठीक है ना, आइसोनिजाइड, इथाम्बुटोल, ठीक है, और उसके बाद फिर से जो है इथाम्बुटोल ये चलता है 1 महीने अतिरिक्त में। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे आगे है डॉट्स श्रेणी 2 के इंटेंसिव फेज में दवा क्या दी जाती है? तो आपको याद रखना है ऊपर में, ठीक है ना। तो श्रेणी 2 में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, ए आपके
दोनों में सेम चीज़ें हैं। आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये चारों दवाइयाँ एक साथ है और यह स्ट्रेप्टोमाइसिन यह अतिरिक्त दवाइयाँ हैं। लेकिन श्रेणी 2 में यह 5 दवाइयाँ हो जाता है एक साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक साथ 4 ही दवाइयाँ चलती है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़रूरत के हिसाब से चलता है। लेकिन श्रेणी 2 में, कैटेगरी 2 में इंटेंसिव फेज में ये पाँचों दवाइयाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इंक्लूड हो जाता है। 2 महीने तक लगातार ये पाँचों चलता है। और अगर फिर से भी जो है 2 महीने कंप्लीट के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, रिपोर्ट निगेटिव नहीं आता है टीबी का, तो 1 महीने अतिरिक्त जो है आपका ये चलता है, ठीक है। ये आपका चलता है, ठीक है। आइसोनिजाइड, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड और इथाम्बुटोल, बात समझ गए। तो इंटेंसिव फेज में अगर कैटेगरी 1 की बात करेगा तो यह एस जो है अतिरिक्त होता है, अलग होगा। लेकिन कैटेगरी 2 की बात करेगा तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन पाँचों एक साथ आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो डॉट्स श्रेणी 1 की उपचार की अवधि क्या होती है? तो डॉट्स में श्रेणी 1 कैटेगरी 1 की जो अवधि होती है उपचार की, वह 6 महीने होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से पूछता है। और डॉट्स श्रेणी 2 के उपचार की अवधि कितनी होती है? तो कैटेगरी 2 का 8 महीने होता है। पहला अगर पूछेगा 6 महीने और कैटेगरी 2 पूछेगा तो 8 महीने, समझ गए। आगे है यहाँ पे कि धसी आँखें, पतले गाल, कम मूत्र, समान तापमान किसके लक्षण हैं? तो जब बॉडी में आपको पानी का कमी होगा, निर्जलीकरण होता है, तो आँख धसा हुआ, पतले चिपका हुआ गाल, मूत्र की मात्रा कम, टेम्परेचर भी जो है आपका नॉर्मल होता है, यह निर्जलीकरण में, डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन में त्वचा सूखी सूखी रूखापन होता है। एस्केरियासिस का कारण कौन सा जीव होता है? तो एस्केरियासिस जो होता है वह लिम्ब्रोक्वाइड के कारण होता है। किसके कारण? लिम्ब्रिक्वाइड के कारण। लिम्ब्रिक्वाइड के कारण एस्केरियोसिस होता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सब पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ड्रेकन क्यूलिएसिस का कारण जीव कौन सा है, ठीक है ना। ड्रेकन क्यूलिएसिस का कारण जीव कौन सा है? तो ड्रेकन क्यूलिएसिस का कारण जो जीव है वह मेडिनेंसिस है। कौन है? मेडिनेंसिस है। मेडिनेंसिस ड्रेकन क्यूलिएसिस का कारण जीव है। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको एक बार 2 बार नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से माइंड में आएगा? तो पढ़ना जरूरी होता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे, मलेरिया परजीवी के एसेक्सुअल साइकिल में कौन सी अवस्था होती है? मलेरिया परजीवी के एसेक्सुअल साइकिल में, एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जानते हैं, ठीक है, एक लिंगी द्विलिंगी पता है। तो मलेरिया परजीवी के एसेक्सुअल साइकिल में कौन सी अवस्था होती है? एस्कीजोन्ट्स, ठीक है ना, एस्कीजोन्ट्स जो होता है एसेक्सुअल साइकिल में एक अवस्था होती है मलेरिया परजीवी की। ओके, आगे है, येलो फीवर किससे कहते हैं? तो येलो फीवर जो कहते हैं फ्लेवी वायरस, ठीक है, फ्लेवी वायरस को हम लोग येलो फीवर भी कहते हैं, याद रखिएगा। कालाजार का कारण कौन सा जीव होता है? तो कालाजार का कारण जो जीव होता है वह आपका लेशमेनिया होता है। कालाजार, ठीक है, कालाजार जो होता है यह लेशमेनिया के कारण होता है, ठीक है, लेशमेनिया के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे है, प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग जो होता है यर्सेनिया पेस्टिस के कारण होता है। किसके कारण? यर्सेनिया पेस्टिस के कारण प्लेग रोग होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे क्वेश्चन है, काला जार किसके काटने से फैलता है? तो काला जार जो होता है यह किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई, रेत की मक्खी, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से 21 दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 3 से 21 दिन, याद रखिएगा। आगे है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 45 से लेकर 180 दिन होता है, यानी यह जो है लगभग 1 महीने से लेकर जो है आपके 6 महीने तक जो है यह आगे, मतलब 1.5 से 2 महीने से लेकर 6 महीने तक कभी भी इसका लक्षण दिख सकता है। आगे है,
डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो डिप्थीरिया बहुत जल्दी दिख जाता है 2 से 6 दिनों में, ठीक है। आगे है कुष्ठ रोग का उपचार किससे किया जाता है? तो कुष्ठ रोग का उपचार जो होता है वह किसके लिए किया जाता है? कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है, कुष्ठ रोग का उपचार, ठीक है। आगे है यहाँ पे लेप्रोमीन। लेप्रोमीन टेस्ट किस रोग की पुष्टि करता है? यहाँ पे देखिए आप लोग, तो लेप्रोमीन जो टेस्ट होता है वह देखिए लेप्रोमीन लेप्राई जानते हैं, ठीक है ना, वह कुष्ठ रोग से रिलेटेड है। तो लेप्रोमीन टेस्ट जो है कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गर्भवती महिला को कौन सी दवा दी जाती है? गर्भवती महिला को कौन सी दवा दी जाती है? तो आप लोग को पता है कि यह एक वैक्सीन होता है, दवा नहीं वैक्सीन होता है। टिटनस टॉक्साइड का जो है वैक्सीन गर्भवती महिला को लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन की ही बात की जा रही है। आगे है बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो बीसीजी एक लाइव एटेनुएट वैक्सीन है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, यह एक जिंदा वैक्सीन है। डीपीटी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो डीपीटी एक टॉक्साइड वैक्सीन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, टॉक्साइड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टिटनस का भी है। आगे है ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ओरल आपका लाइव एटेनुएट वैक्सीन है। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन आपका लाइव एटेनुएट वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा। आगे है नवजात को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि 9 माह की आयु पर दी जाने वाली जो वैक्सीन होती है वो खसरे की वैक्सीन होती है, और इसके साथ में विटामिन ए का भी जो है वैक्सीन डोज जो है शुरू हो जाता है। टीकाकरण की विधि क्या है? तो टीकाकरण की जो ज़्यादातर जो विधियाँ होती है वह आईडी इंट्राडर्मल होता है, इन चीज़ों को ध्यान में करके रखना है, ठीक है। और बहुत सारे जो है इंट्रामस्कुलर भी लगते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए, ऐसा बात नहीं है। आगे है भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो पहला टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में जो है शुरू किया गया, ठीक है। आगे है महामारी रोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 में पारित हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अच्छा प्रश्न है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ठीक है, PFA कब लागू हुआ? 1954 में लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ खाने वाला होता है, अगर कोई उसमें गलत सामान मिलाता है, मिलावटी करता है, तो उस पर अगर कानूनी आप कार्रवाई करते हैं तो फंस भी जाएगा। तो वे नियम जिसमें खाद्य पदार्थों में गलत सामग्री मिलाया जाए 1954 में पारित हुआ, ठीक है, इसको रोकने के लिए। आगे है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। MTP एक्ट 1971 में लाया गया, इसको भी आप लोग को ध्यान में ज़रूर रखना है। आगे है विलेज हेल्थ गाइड स्कीम कब शुरू हुई? तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम यह 1977 में जो है स्कीम की शुरुआत की गई। आगे है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी कौन समिति ने जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा शुरू हो इसके लिए सिफारिश किया? तो वो है श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी ने गांव में स्वास्थ्य सेवा शुरू हो इसके लिए उन्होंने सिफारिश किया था, ठीक है। आगे है यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुई? तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना भी 1977 में ही शुरू हुई। तो अगर आपसे VGHS विलेज हेल्थ गाइड स्कीम पूछे या फिर जो है आपसे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पूछे, 1977 ही नाम रख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब अपनाई गई? तो 1983 में पहला स्वास्थ्य नीति बनाई गई, हेल्थ पॉलिसी 1983 में। रोम योजना की सिफारिश किस समिति ने की? ROME रोम योजना की सिफारिश किस समिति ने की? तो श्रीवास्तव समिति। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का भी सिफारिश और रोम योजना का भी सिफारिश दोनों श्रीवास्तव समिति ने जो है रिकमेंडेड किया, इसका ध्यान रखिए। आगे है 20 पॉइंट यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुई? तो 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। आगे है भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ? तो
तो वह 1985 में शुरू हुआ इंडिया में सार्वभौमिक, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारूप जो है कौन से समिति ने जो है बनाया या दिया, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो प्रारूप है वह भोर समिति ने तैयार किया कि हाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमारा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे चीज़ को लक्ष्य रखा जाएगा, यह भोर समिति ने प्रारूप तैयार किया, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1 कब बनाया गया, तो फेज 1 1992 में यह जो है स्टार्ट हुआ कंट्रोल प्रोग्राम वाला, ठीक है। रही बात नाको का नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में ही की गई, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चाइल्ड सर्वाइकल सेफ मदरहुड, ठीक है ना, तो यह जो है आपका CSM कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 1997 में की गई, इसको ध्यान में आपको रखना है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम डॉट्स के साथ कब शुरू हुआ, तो 1997 में शुरू हुआ, इस चीज़ को ध्यान में आपको करके चलना है। आगे है RCH प्रोग्राम कब शुरू की गई, तो 1997 में ही RCH प्रोग्राम भी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ इसी सन में शुरू किया गया। आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। घरेलू पानी की शुद्धिकरण हेतु कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, तो घरेलू पानी के शुद्धिकरण हेतु जो रसायन का उपयोग किया जाता है वह रसायन ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का भी 30% जो है मात्रा क्लोरीन का होता है। आगे है अनुशंसित अधिकतम शोर कितना स्तर होता है, मानी रिकमेंडेड अधिकतम कितना डेसिबल तक जो है एक व्यक्ति सुन सकता है शोर को, तो वह 85 डेसिबल होता है, समझ गए। रोगजनक के शरीर में प्रवेश और लक्षण प्रकट होने की अवधि क्या कहलाती है, अभी मैंने ऊपर में कई रोगों का इंक्यूबेशन पीरियड बताया, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करना, ठीक है, और प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट होने तक के जो अवधि होते हैं उसे हम जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, बात समझ गए। चलिए आगे है रोग की अवस्था जब वह चरम पर होता है क्या कहलाती है, रोग की अवस्था जब वह चरम पर होता है यानी अपने सबसे हाई पीक पे होता है वह क्या कहलाता है, फैस्टिजियम कहलाता है, जहाँ पे वह अपने चरम पर होता है, सबसे ऊपरी लेवल पर होता है, ठीक है। वह अवस्था जब रोगी बेहतर महसूस करने लगते हैं क्या कहलाता है, तो जब एक ऐसा पॉइंट जो जहाँ पे इन्फेक्शन या रोग जो है अपने सबसे उत्तम चरम पर होता है, तो वह जो है अभी मैंने ऊपर बताया क्या कहलाता है, फेस्टेजियम कहलाता है। लेकिन जब चरम के बाद जो है गिरने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगता है तो उसे डिफरवेसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरवेसेंस बोलते हैं। ओके, आगे है रोकथाम का वह स्तर जिसमें बीमारी से पहले कार्य किए जाते हैं, तो उसे प्राथमिक जो है हम लोग देखभाल प्राथमिक स्तर कहते हैं। प्राथमिक स्तर में बीमारी होने से पहले ही जो है बीमारी से बचने के उपाय किए जाते हैं प्राइमरी स्तर पर, ठीक है। टीकाकरण किस स्तर की रोकथाम है, तो टीकाकरण बेसिकली प्राथमिक देखभाल है, क्योंकि बहुत टीका बच्चे में ही दे दिया जाता है, बहुत टीका रोग से नहीं हुआ रहता फिर भी जो है दिया जाता है, इसीलिए ताकि उस बीमारी से जो है छुटकारा मिले। तो बीमारी होने से पहले ही टीकाकरण दिया जाता है, तो ये प्राथमिक जो है स्तर में आएगा। आगे है बीमारी के शुरुआती अवस्था में रोकथाम के लिए कौन सा स्तर होता है, तो बीमारी की स्टार्टिंग अवस्था में स्टार्टिंग फेज में जो काम किए जाते हैं तो वह स्तर के दूसरे स्तर का बचाव होता है, जहाँ पे बीमारी शुरू हो चुका होता है तब जाके कुछ काम किया जाता है, समझ गए। आगे है विकलांगता को कम करने और पुनर्वास हेतु कौन सा रोकथाम का स्तर है, तो डिजेबिलिटी को कम करना, मान के कोई व्यक्ति को डिजेबल हो चुका है, विकलांग हो चुका है, तो उससे विकलांगता को कष्ट को कम करना, पुनर्वास में सहायता करना, यह रोकथाम का तृतीय स्तर है, जहाँ पे कोई रोग बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं होता है, बस उसको हम जो है सपोर्ट करके उसके दुख दर्द को कम कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो यह जो है तृतीय स्टेज होता है, तृतीय स्तर होता है। आगे है
किसी समुदाय में समान से अधिक रोगों का अचानक फैलाव क्या कहलाता है? तो किसी भी समुदाय में रोग का समान से अधिक रोग का अचानक फैलाव यह महामारी कहलाता है। ठीक है। आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। लगभग मैं आपको यहाँ पे 57 क्वेश्चन कराया हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप नए-नए चीज़ को ज़रूर सीखे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।